नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं लगभग 350 साल लंबी एक जबरदस्त यात्रा पर। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी ने देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप पर अपना राज जमा लिया और फिर कैसे इसी जमीन के लोगों ने उठकर अपनी आज़ादी की कहानी खुद लिखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये कहानी ना एक डीएनए के डबल हेलिक्स जैसी है। मतलब एक धागा है एक साम्राज्य के फैलने का, और ठीक उसी के साथ लिपटा हुआ दूसरा धागा है एक राष्ट्र के बनने का। ये दोनों कहानियां अलग नहीं हैं, एक दूसरे में उलझी हुई हैं और लगातार एक दूसरे पर असर डाल रही थीं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 तारीखों को अपना गाइड बनाएंगे। ये 4 तारीखें ये वो मील के पत्थर हैं जो हमें इस लंबे और सच कहूं तो काफी उलझे हुए सफर का पूरा रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब नाम सुन के तो लगता है कि ये कोई बिजनेस करने वाली कंपनी होगी, और थी भी, लेकिन उसके इरादे वो कहीं ज्यादा बड़े थे, साम्राज्यवादी थे। और भारत में अपनी जड़ें जमाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने ही जैसे दूसरे यूरोपीय दुश्मनों को रास्ते से हटाया। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजों की लड़ाई सिर्फ भारतीय राजाओं और नवाबों से थी, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। भारत पर कब्जे की लड़ाई से पहले उन्हें समंदर पर कब्जे के लिए एक यूरोपीय जंग लड़नी पड़ी। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, इन सबको एक जबरदस्त मुकाबले में हराकर ही वो आगे बढ़ पाए। तो जब यूरोपीय रास्ते से हट गए तब कंपनी ने अपनी चाल बदली। प्लासी की लड़ाई में उन्होंने साजिश की और बन गए किंग मेकर, मतलब पर्दे के पीछे से राजा बनाने वाले। लेकिन बक्सर की लड़ाई में उन्होंने सीधे सीधे जीत हासिल की और खुद किंग बन गए। और यही उन्हें मिला वो जैकपॉट जिसे कहते हैं दीवानी, मतलब बंगाल से टैक्स वसूलने का अधिकार। असली ताकत तो यहीं से आई। इसके बाद तो बस मैसूर हो या मराठे, एक एक करके सबको हराया और लगभग पूरे भारत के मालिक बन बैठे। लेकिन उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई तोप, कोई तलवार? नहीं, उनका सबसे ताकतवर हथियार था एक कागज का टुकड़ा, एक संधि, एक ऐसा जाल जिसे बड़ी चालाकी से बुना गया था, और इसका नाम था सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। अब ये संधि एक तरह का मीठा जहर थी। इसने भारतीय राज्यों की आज़ादी को ना अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। सुरक्षा के नाम पर अंग्रेज कहते थे अपनी सेना भंग कर दो, हमें ना अपनी विदेश नीति हमें दे दो, और तो और हमारी सेना तुम्हारे राज्य में रहेगी और उसका सारा खर्चा भी तुम्हें उठाओगे। नतीजा, धीरे धीरे ये राज्य कंगाल हो गए और राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलाम बन गए। तो लगभग 100 साल के इस शोषण और दमन के बाद जाहिर है लोगों का गुस्सा उबल रहा था। एक आग थी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और फिर आया साल 1857, जब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे उत्तर भारत में बगावत की ऐसी आग भड़काई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और ये विद्रोह सिर्फ उन चर्बी वाले कारतूसों की वजह से नहीं हुआ था जैसा कि अक्सर कहा जाता है। वो तो बस एक चिंगारी थी। बारूद तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। अंग्रेजों की जमीन हड़पने वाली नीतियां, आर्थिक लूट और लोगों के मन में ये डर कि उनका धर्म खतरे में है, ये सब मिलके एक बड़ा विस्फोट बन गया। इस महान विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म। 1858 में कंपनी राज का अंत हुआ और भारत पर शासन की बागडोर सीधे लंदन में बैठी महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। हाँ, ये सच है कि विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब लोगों को समझ आ गया था कि सिर्फ हथियारों से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत थी एक संगठित राजनीतिक लड़ाई की, और यहीं से जन्म हुआ एक नए विचार का, एक नए राष्ट्रवाद का। और इसी संगठित संघर्ष की कोख से निकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। क्या कांग्रेस को अंग्रेजों ने ही बनवाया था ताकि लोगों का गुस्सा एक कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकले, या फिर ये भारतीयों की ही एक स्मार्ट चाल थी? इस पर ना तो बड़ी थियोरीज हैं। पहली है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये कहती है कि ये अंग्रेजों का ही आइडिया था। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, कि भाप निकलती रहे और कुकर फटे नहीं, वैसे ही कांग्रेस बनाई गई ताकि 1857 जैसा कोई दूसरा बड़ा धमाका न हो। लेकिन दूसरी थियरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। इसके मुताबिक ये भारतीयों की एक चाल थी।
उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को आगे कर दिया ताकि सरकार का शुरुआती गुस्सा और दमन का कहर सीधे उन पर न पड़े। और फिर 1915 में कहानी में एक नया मोड़ आया। महात्मा गांधी भारत वापस आए और उन्होंने आते ही आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने इस लड़ाई को पढ़े लिखे अमीर लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर सीधा भारत की गलियों, खेतों और कारखानों में आम आदमी तक पहुंचा दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह, यानी बिना हिंसा के अपनी बात मनवाना। लेकिन उन्होंने इस हथियार को सीधे पूरे देश पर नहीं आजमाया। पहले उन्होंने छोटे छोटे टेस्ट किए। चंपारण में किसानों के लिए, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए और खेड़ा में फिर से किसानों के लिए। जब ये प्रयोग सफल रहे तब उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। 240 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 240 मील की वो दूरी है जो गांधी और उनके साथी 1930 में पैदल चले थे, साबरमती आश्रम से दांडी के समंदर किनारे तक। क्यों? सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए, अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी। अब हम कहानी के आखिरी दौर में पहुंचते हैं। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था और दुनिया बदल रही थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई भी अब अपने फाइनल और सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। अब बात सिर्फ ज्यादा अधिकारों की नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, पूरी आज़ादी की। और इसी माहौल में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे जोरदार धक्का था। ये आंदोलन इस मायने में भी खास था कि अंग्रेजों ने रातों रात सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आम लोगों ने खुद कमान संभाली और इस क्रांति की मशाल को जलाए रखा। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने वो नारा दिया जो इतिहास बन गया, करो या मरो। इसका मतलब एकदम साफ था कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं है। अब या तो हम आज़ाद होंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये फाइनल लड़ाई थी। इसके बाद के कुछ साल बहुत तेजी से बदले। लंबी लंबी बैठकें हुईं, बातचीत का दौर चला, कानून बने और आखिरकार वो दिन आया। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ सदियों के गुलामी से मिली आज़ादी की बेहिसाब खुशी थी, तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का एक ऐसा जख्म था जो आज तक भर नहीं पाया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत की आज़ादी सिर्फ एक रास्ते पर चलकर मिली, या फिर ये बातचीत, बड़े बड़े जन आंदोलनों और यहाँ तक कि हथियारबंद संघर्ष जैसी कई अलग अलग, बल्कि कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी ताकतों के एक साथ आने का नतीजा थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।